इजराइल और हिजबुल्लाह की जंग खतरनाक दौर में पहुंच गई है। टीवी9 भारतवर्ष इस जंग को ग्राउंड जीरो से रिपोर्ट कर रहा है। इजराइल के लिए इस वक्त हिजबुल्लाह का मुखिया हसन नसरल्लाह सबसे बड़ा टारगेट है। आखिर क्यों नसरल्लाह जंग को बढ़ाना चाहता है? कौन है नसरल्लाह और कैसे इजराइल और अमेरिका ट्रिपल एच के दांव में फंस गए हैं? इस बार के न्यूज मेकर में जानते हैं नसरल्लाह की सारी प्लानिंग के बारे में। هي مسألة غير قابلة للنقاش ولا المساءلة. मैं इस समय लेबनान में मौजूद हूं और इस समय यह है साउथ लेबनान। लेबनान के अंदर हिजबुल्लाह बहुत ताकतवर है और हिजबुल्लाह अमेरिका और इजराइल के लिए बड़ा सरदर्द बन गया है। हिजबुल्लाह का चीफ या फिर आप उसको कमांडर कह सकते हैं, वो है नसरल्लाह। नसरल्लाह ना तो किसी देश का प्रधानमंत्री है और ना ही राष्ट्रपति, लेकिन ये धर्मगुरु अपने आप में इतना बड़ा पावरफुल शख्स बन गया है कि उसने अमेरिका और इजराइल जैसे देशों के नाक में दम कर रखा है। महत्वपूर्ण बात यह है कि उसके हाथ में वो चिंगारी है जो कभी भी आग में तब्दील हो सकती है और उसकी जद में आ सकता है पूरा मिडल ईस्ट। नसरल्लाह लगातार अमेरिका को और इजराइल को चेता रहा है, उनको चेतावनी दे रहा है कि अगर वो नहीं रुके तो फिर निश्चित तौर पर हिजबुल्लाह बड़े अटैक करेगा। इजराइल को धमकाने वाला, अमेरिका को धमकाने वाला, यूरोप को धमकाने वाला, जंग की आग लगाने वाला, हसन नसरल्लाह। 40 रॉकेट्स में नसरल्लाह ने मिडिल ईस्ट की जंग को नए सिरे से लिखने का ऐलान कर दिया है। नसरल्लाह ने कहा है कि उसके पास इतने रॉकेट हैं जो मिडिल ईस्ट की शक्ल बदल सकते हैं। इजराइल के बड़े हिस्से में तबाही मचा सकते हैं। उनकी आंच यूरोप तक आ सकती है। नसरल्लाह के इशारे पर हिजबुल्लाह ने गोलन हाइट्स में एक के बाद एक 40 कत्यूशा रॉकेट दागे। हिजबुल्लाह ने न सिर्फ 200 रॉकेट बल्कि 20 ड्रोन से भी भयानक हमला किया, जिससे गोलान हाइट्स और अपर गैलिली में कई जगह आग लग गई है। हमले में कई लोगों की मौत का दावा किया जा रहा है। इस हमले के बाद मिडिल ईस्ट की जंग का दायरा और बढ़ता हुआ दिख रहा है। नसरल्लाह भी चाहता है कि इस इलाके में आग की लपटें और भड़कें, हवा में बारूद की गंध और तेज हो। लाशें सड़कों पर नजर आए ताकि वो इजराइल को एक और मोर्चे पर पूरी तरह से फंसा सके। नसरल्लाह और जब हम लेबनान की बात करते हैं तो हमें पूरी परपेक्ट में देखनी पड़ेगी और एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस को समझना पड़ेगा कि क्या है ये, किसके मुखौटे हैं और क्यों ये इतनी ज़्यादा आज के दिन में चीज़ें बदली हैं, खास करके मिडिल ईस्ट में। लेबनान में अभी भी हिजबुल्लाह उसका रूलर नहीं है या नसरुल्लाह वहाँ का रूलर नहीं है, वो एक पैरेलल गवर्नमेंट चलाता है। तो एक क्रिश्चियन देश से एक मुस्लिम बहुल देश हो गया और वहाँ पर बेसिकली डेमोक्रेटिक, जिसको हम कहते हैं ना, ये उनकी संख्या ज़्यादा हो गई और फिर वो इलेक्शंस में बन गए और एक बहुत बड़ा फैक्टर की तरह आया और फिर उसकी डायरेक्ट कन्फ्रंटेशन इजराइल से हुई और फलस्तीनियों के साथ में वो आ गया। और इसके लिए वो एक एक करके करीब करीब रोज इजराइल को चिढ़ा रहा है, अमेरिका को उकसा रहा है, बार बार धमकी दे रहा है, धमाके कर रहा है, हर हाल में जंग को और तेज करना चाह रहा है।
एक बार अगर गाजा की तरह इजराइल लेबनान में भी पूरी तरह से घुस गया तो इसकी चिंगारी और इलाकों में फैलनी तय है। इजराइल की आईडीएफ ने दक्षिणी लेबनान के यारीन और रामये, जिब्बैन और तायर हारफा जैसे इलाकों में जवाबी हमला भी किया है। मैं इस समय मौजूद हूं इजराइल और लेबनान के बॉर्डर के आखिरी गांव सरबीन में, और आप देखें तो ये आपको नजर आएगा कि कल रात कहा जा रहा है कि यहां पर इजराइल ने अपने कुछ रिटालिएटरी फायर किए थे, जिसकी वजह से इस पूरे घरों को, आसपास के घरों को नुकसान पहुंचा। अगर आप देखें ये पूरे घर पूरी तरीके से तबाह हो चुके हैं। खास तौर पे जो गाड़ियां हैं उनको टारगेट करता है, क्योंकि उनको लगता है अक्सर कि इसमें हिजबुल्लाह के लोग हो सकते हैं, उनके अटैकर हो सकते हैं, उसके कमांडर हो सकते हैं। इजराइल के व्यक्तित्व पे, अस्तित्व पे जो हम कहते हैं, उसके जीने पर, उसके एग्जिस्टेंस पर अगर खतरा हुआ, मेरा मानना है कि वो परमाणु हथियार का प्रयोग करेगा लेबनान पर। इन हमलों के लिए हिजबुल्लाह के पास रॉकेटों की बड़ी संख्या मौजूद है। एक्सपर्ट्स के मुताबिक नसरल्लाह के हिजबुल्लाह के पास 1,30,000 से लेकर 1.5 लाख तक रॉकेट हो सकते हैं। हिजबुल्लाह के हथियारों का सही अंदाजा लगाना मुश्किल है, लेकिन माना जाता है कि ये सीरिया और इराक के रास्ते ईरान से आते हैं। रूस, चीन और ईरान ये हथियार भेजता है। नसरल्लाह के बयानों के आधार पर ही इनकी संख्या का अंदाजा लगाया जाता है। इसके पास खुद का एयर डिफेंस सिस्टम है और अब हिजबुल्लाह खुद के हथियार भी बनाना शुरू कर चुका है। फाउंडेशन फॉर द डिफेंस ऑफ डेमोक्रेसीज ने इजराइल के एक्सपर्ट के मुताबिक बताया है कि हिजबुल्लाह लगातार 8 हफ्ते तक रोजाना इजराइल पर 2,500 रॉकेट दागने की काबिलियत रखता है। एफडीडी का दावा है कि हिजबुल्लाह के पास 40,000 से 80,000 शॉर्ट रेंज और 60,000 से 80,000 बुरकान रॉकेट हैं। बुरकान रॉकेट आसानी से बनाए जा सकते हैं और ये पहले गल्फ वॉर में अमेरिका की स्कड मिसाइल परिवार से ही आते हैं। हिजबुल्लाह बहुत कैपेबल हो गया है, उसके पास एंटी शिप मिसाइल्स आ गए, मिलिट्री कैपेबिलिटी। और कहां से आती है? ये आती है पूरा ईरान से उसको सपोर्ट है। इसके अलावा और पहले तो उसको यहाँ चाइना से भी चीजें मिल रही थी जो ईरान के थ्रू आती। बहुत देश शामिल हैं, सीरिया है, लेबनान है, इराक है, ईरान है। हमास के ठिकानों पर इजराइल के हमले जारी हैं। हुथियों से भी वो उलझा हुआ है। ऐसे में हिजबुल्लाह से लड़ने के लिए इजराइल को अपनी सेना लेबनान में भेजनी पड़ रही है। एक ही वक्त में वो 3 मोर्चों पर घिरा हुआ है, जिससे उसके लिए जंग का खर्च भी बढ़ता जा रहा है। और उसके सामने हिजबुल्लाह ने वो रणनीति अपनाई है जिससे वो सस्ती जंग की रणनीति बना चुका है। शिया धर्म गुरु हसन नसरल्लाह का दावा है कि उसके पास 500 किलो बारूद ले जाने वाली मिसाइल भी है। सवाल यह है कि नसरल्लाह आखिर कैसे छुपा हुआ है, वो है कौन और आखिर उसकी स्ट्रैटेजी क्या है। एक रिपोर्ट के मुताबिक नसरल्लाह ने हिजबुल्लाह के लिए जो रणनीति बनाई है उसमें पुरानी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया है। मसलन सेल फोन पर पाबंदी, क्योंकि सेल फोन के सिग्नल्स को आसानी से पकड़ा जा सकता है। हिजबुल्लाह ने जंग के मैदान में सेल फोन पर पाबंदी लगा दी है और इसकी जगह पेजर जैसी पुरानी तकनीक को इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है। लैंडलाइन फोन का इस्तेमाल, हिजबुल्लाह बात करने के लिए लैंडलाइन फोन नेटवर्क का इस्तेमाल कर रहा है जो 25 साल पहले इस्तेमाल होता था। कोड वर्ड का इस्तेमाल, अगर कोई लैंडलाइन या पेजर को पकड़ भी ले तो उससे निपटने के लिए कोड वर्ड का इस्तेमाल किया जाता है। ये कोड वर्ड लगातार अपडेट होते रहते हैं। सीसीटीवी पर रोक,
हिजबुल्लाह ने पिछले साल दिसंबर में ऐलान किया था कि लोग अपने घरों पर लगे ऐसे सीसीटीवी भी हटा दें जो इंटरनेट से कनेक्ट हो। ओसामा बिन लादेन भी कई बरस तक तकनीक से दूर रहकर अमेरिका की नजर से बचा रह सका था। नसरल्लाह भी अमेरिका और इजराइल की नजरों से बचकर रहना चाहता है। हालांकि इजराइल ने दावा किया है कि उसे पता है कि वो कहां छिपा है और उसे जब चाहे निशाना बनाया जा सकता है। लेकिन हसन नसरल्लाह इतना सिरदर्द देने के बावजूद इजराइल के शिकंजे से फिलहाल दूर है। नसरल्लाह एक शिया धर्मगुरु है। यही वजह है कि उसकी लोकप्रियता या उसका रुझान जो है वो ईरान की तरफ भी है। उसके रिश्ते ईरान से बहुत महत्वपूर्ण है और बहुत अच्छे भी हैं। और यही सरदर्द अमेरिका और इजराइल के लिए भी है, क्योंकि इजराइल और अमेरिका की अदावत भी ईरान से लगी रहती है। यहाँ तक कि सऊदी भी ईरान के साथ अच्छे रिश्ते नहीं रखता। लेकिन लगातार जिस तरीके के माहौल मिडिल ईस्ट में बन रहे हैं, उससे माना जा रहा है कि फिर समीकरण बदलेंगे। हो सकता है कि सऊदी और ईरान भी आमने सामने आ जाए या फिर एक साथ खड़े हो जाए। और यही अमेरिका और इजराइल के लिए बड़ा सरदर्द बन गया है, क्योंकि फिर इस पूरे मिडिल ईस्ट के इलाके में ये चिंगारी आग में तब्दील हो जाएगी। और ये आग ना सिर्फ इस मिडिल ईस्ट तक बल्कि दुनिया के हर कोने तक पहुंचने लगभग तय है। नसरल्लाह भले ही लेबनान का शिया धर्म गुरु हो, लेकिन उसे ईरान का एक प्यादा माना जाता है। ईरान के एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस की धुरी में से एक हिजबुल्लाह की शुरुआत 1982 में हुई थी, जब लेबनान में गृह युद्ध चल रहा था। 2006 में हुई 34 दिन की जंग के बाद इजराइल को आगे बढ़ने से रोकने के बाद हिजबुल्लाह की ताकत इलाके में और बढ़ गई। ईरान ने उसे न सिर्फ धार्मिक बल्कि हथियारों की भी मदद देना और तेज कर दिया। हिजबुल्लाह ने सीरिया में ईरान समर्थक राष्ट्रपति बशर अल असद का साथ देने के लिए भी अपने लड़ाके भेजे। और अब इजराइल से लड़ने के लिए ईरान ने नया चक्रव्यूह रचा है। ईरान के साथ इराक, सीरिया और अफगानिस्तान से लड़ाके इजराइल से लड़ने के लिए लेबनान पहुंच रहे हैं। कहाँ से लेता है वो हथियार? वो ईरान से आते हैं। वो चीन के बने हुए हथियार ईरान के पास जाते हैं, रूस के बने हुए हथियार ईरान के पास जाते हैं। वो आगे इन लोगों को बेच देता है। और बेचते थे पहले वो इजिप्ट के जरिए, वो सुरंगों के जरिए इनकी मदद कर रहा था। हूती, हमास, हिजबुल्लाह, मिडिल ईस्ट में बिना देशों की ये तीन फौज बड़ी बड़ी महाशक्तियों के पसीने छुड़ा रही है। हमास ने दिखा भी दिया है कि वो पूरे मिडिल ईस्ट को हिला सकता है। हिजबुल्लाह भी अपनी ताकत दिखाता रहता है। हमास ने हवाई हमलों से इजराइल को परेशान किया, तो हिजबुल्लाह के पास भी मिसाइल और ड्रोन है। हूती के पास तकनीक भी है और उसके लड़ाके जंग के लिए तैयार भी नजर आ रहे हैं। मिडिल ईस्ट बहुत फ्रैजाइल है। ये जो मिडिल ईस्ट जो हम कहते हैं ना, ये पूरा एरिया हम वेस्ट एशिया कहते हैं, मिडिल ईस्ट, ये सब आर्टिफिशियल है। ये दूसरे विश्व युद्ध के बाद बनाया गया। कोई अफिनिटी नहीं है। एक भाषा उनकी कॉमन है, लेकिन उनकी एथनिक ट्राइबल आइडेंटिटीज अलग है। यहाँ पर ढेर सारे जनरल हैं, यहाँ पर सिपाही कोई नहीं है, और एक दूसरे को मारने पे बहुत जल्दी आ जाएंगे। इजराइल पीछे हटके, अमेरिका पीछे हटके मजा देखेगा। नसरल्लाह के हिजबुल्लाह के साथ हूती भी मिडिल ईस्ट में बड़ी खलबली मचाता आ रहा है। लेबनान में हिजबुल्लाह तो यमन में हूती। अब ये सवाल भी उठता है कि आखिर कैसे बिना सरकार की ये फौज अमेरिका, इजराइल जैसी बड़ी शक्तियों से सीधा टकराने का ऐलान कर रही है।
असल में यमन के एक बड़े हिस्से पर कब्जा करने के बाद देश के 70% से ज्यादा हथियार हूथियों के हाथ लग गए। जिनमें 1970 के दशक की सोवियत मिसाइल जैसे स्कट, टॉचका और OTR-21 शामिल हैं। इसके अलावा वो हमलों में भी काफी हथियार उठा लाते हैं। जैसे एक बार धोखे से उनके इलाके में सऊदी गठबंधन ने RPG-26 जैसे हथियार गिरा दिए। इसके अलावा ईरान भी उसे बुरगान और कुद्स-1 जैसी मिसाइलें देता है। सस्ते लेकिन घातक ड्रोन भी उनके एक पसंदीदा हथियार है। अमेरिका उनके $2000 के बने ड्रोन को मार गिराने के लिए $2 मिलियन की मिसाइल का इस्तेमाल करता है। पिछले 2 महीनों में अमेरिका की नेवी ने 38 ड्रोन मार गिराए हैं, लेकिन उसे अब महंगी मिसाइल के खर्च की चिंता भी हो रही है। हूती, हमास और हिजबुल्ला ये तीनों गैर सैन्य संगठन हैं और तीनों ही मिडिल ईस्ट के सबसे बड़े खिलाड़ी भी बन चुके हैं। हूती कहते हैं कि देखिए जी, ये यमन की सरकार ने हमें बहुत तंग किया था, अब हमने टेक ओवर कर लिया, अब हम मालिक हैं यमन के। लेकिन दुनिया, वो जो पुरानी सरकार थी, उस सरकार को आपने संयुक्त राष्ट्र संघ में मान्यता दिया, हमको दो। हिजबुल्ला भी यही कहता है कि लेबनान का शहंशाह मैं हूं, मुझे मानो। और फिर ये हमास वाले कहते हैं कि गाजा को आप पूरी तरह से जो है संयुक्त राष्ट्र संघ का मेंबर बना दो। मिडिल ईस्ट में मौजूद ट्रिपल एच इजराइल और अमेरिका के लिए बड़ा सरदर्द बन चुका है। ट्रिपल एच के पास अमेरिका और इजराइल के बनिस्पत सस्ते हथियार हैं। अमेरिका और इजराइल महंगे हथियारों से लड़ाई और जंग लड़ते हैं, लेकिन वहीं इस ट्रिपल एच खासतौर पर हिजबुल्ला के पास अपने सस्ते हथियार है जो वो खुद प्रोडक्शन करता है। और यही इजराइल के लिए चुनौती है, क्योंकि लंबी जंग जितनी ज्यादा आगे लंबी चलेगी उसका खर्चा इजराइल पर ज्यादा बढ़ेगा, और इजराइल के साथ साथ अमेरिका पर भी। और दोनों ही चाहते हैं जंग जल्दी खत्म हो जाए, लेकिन हिजबुल्ला चाहता है ये जंग और ज्यादा लंबी चले ताकि इजराइल मजबूर हो जाए और टूट जाए। नसरल्ला के बाद अब कहा जा रहा है कि याह्या सिनवार के बाद नसरल्ला का अगला कदम क्या होगा, ये भी देखने वाली बात होगी, क्योंकि हो सकता है फिर अमेरिका और इजराइल की चुनौतियां और चिंताएं और ज्यादा बढ़ जाएं। इजराइल के ड्रोन लगातार लेबनान के बॉर्डर के एरिया में यहाँ के कमांडर्स को, हिजबुल्ला के कमांडर्स को टारगेट कर रहे हैं। और अगर आप देखें तो यहाँ पर कहा जा रहा था कि एक गाड़ी थी जिसको टारगेट किया गया, और अगर आप देखें उसके साथ साथ आसपास के सारे इलाके को क्या उससे क्षति पहुंची है, किस तरीके का नुकसान है। आप देखिए यहाँ पर आपको ये तस्वीरें आपको नज़र आ जाएंगी कि कैसे अभी भी यहाँ के जो हालात हैं कितने ज़्यादा गंभीर है। ये लेबनान का वो इलाका है जो इस समय वॉर जोन में तब्दील हो चुका है। जी हाँ, मैं वॉर जोन में इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि यहाँ पर हिजबुल्ला और इजराइल के बीच लगातार यहाँ पे फायर चल रहा है, जंग चल रही है, लगातार एक दूसरे पे टारगेट किए जा रहे हैं। हिजबुल्ला जो है वो इजराइल के जो बेसिस है, आर्मी बेसिस है, उनके इक्विपमेंट डिपो हैं, उनको टारगेट कर रहा है। और वहीं दूसरी तरफ हिजबुल्ला भी यहाँ पर, हिजबुल्ला पर भी, या फिर आप कह सकते हैं कि साउथ लेबनान के इलाकों में भी इजराइल लगातार टारगेट कर रहा है। देखिए यहाँ पर आप किस तरीके का यहाँ पर नुकसान पहुँचा है ये मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ। ये पूरा घर बर्बाद हो चुका है और इसके आसपास के इलाकों में भी इस तरीके की तबाही आपको नज़र आ जाएगी। देखिए मेरे कैमरा पर्सन मेरे साथ इस समय मौजूद हैं, वो आपको दिखाएं और वो आपको समझाने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार इस समय का माहौल क्या है। और ये तस्वीरें आपको बयां कर रही है और मैं पूछने की कोशिश करता हूँ, विच फ्लैग इज दिस? या हुसैन, यानी शिया या हुसैन का फ्लैग लगाकर ये दिखाने की कोशिश की गई है कि जो शहादत हुई है, जो मरे हैं वो हुसैन के फाइटर्स थे या फिर उनके लड़ाके थे। और देखिए अभी मैं आपको लगातार दिखा रहा हूँ कि यहाँ से अगर आप देखें तो साउथ लेबनान का सारा इलाका आपको नज़र आ जाएगा। और ये भी क्योंकि ये इलाका आपको बहुत शांत नज़र आ रहा होगा और ये इलाका आपको बहुत ज़्यादा शांत नज़र आया होगा, लेकिन ये शांति नहीं है, ये खतरा भी है, खतरे की आहट भी है कि देखिए कभी भी यहाँ पर ड्रोन या मिसाइल से टारगेट किया जाएगा। और यहाँ पर हर आदमी की मूवमेंट को सर्विलेंस किया जाता है। जो भी शख्स यहाँ घूम रहा है उसको इजराइल सर्विलेंस कर रहा होता है, उसको देख रहा होता है, और अगर उसको कोई भी सस्पिशियस मूवमेंट लगती है तो फिर बिना पूछे इजराइल भी टारगेट कर देता है, अटैक कर देता है। और ये खतरनाक भी है क्योंकि यहाँ पर अगर आप देखें आपको एक भी शख्स
सड़कों पर, घरों के अंदर नजर नहीं आएगा। एक तरीके के घोस्ट टाउन ये बन गए हैं, यानी वो जगह जहां से ज्यादातर लोग या तो आगे चले गए हैं या फिर यहाँ पर अगर रह भी रहे हैं तो बंकरों में रह रहे हैं। यहाँ के हालात क्या हैं ये मैं अपने कैमरा पर्सन से एक बार फिर कहूँगा आपको दिखाएं, और देखिए सामने वाले घरों के अंदर भी क्या नुकसान पहुँचा है वो भी आपको दिखाने की मैं कोशिश कर रहा हूँ। और ये हालात इस समय इजराइल के या आप माफ़ कीजिएगा कि लेबनान के ज़्यादातर साउथ लेबनान के इलाकों में है। और देखिए पूरा घर किस तरीके से तबाह हो चुका है, बर्बाद हो चुका है, कोई नहीं है यहाँ पर। और ये हालात इसलिए क्योंकि अभी भी जो यहाँ पर टारगेट हैं, हर रोज़ करीबन सैकड़ों फायर किए जाते हैं जो लगातार इजराइल की तरफ से, और हिजबुल्लाह भी करता है। हिजबुल्लाह ने कहा जा रहा है कि कल भी बड़े करीबन 100 से ज़्यादा मिसाइलें या फिर ड्रोन से अटैक किया। कोशिश ये कर रहे हैं एक दूसरे को टारगेट करने की, नुकसान करने की, लेकिन यहाँ पर जो नुकसान के सबूत हैं या फिर जो किस तरीके से एक दूसरे को टारगेट किया जा रहा है वो आप देख सकते हैं। पूरे घर, आसपास के घर साउथ लेबनान में इस तरीके से बर्बाद हो चुके हैं। जो बचे हैं वो या तो बंकरों में सो रहे हैं या फिर इन इलाकों को छोड़कर आगे की तरफ बढ़ चुके हैं। मैं कैमरा पर्सन निशांत के साथ सुमित चौधरी, TV9 साउथ लेबनान। और इसी के साथ ही वक्त एक ब्रेक का, आप देखते रहिए TV9 भारतवर्ष।